वो बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए थे। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। आपकी वोट शेयरिंग बढ़ गई, भले आपकी कोई सीट ना हासिल की हो, लेकिन वोट शेयरिंग बढ़ गई है, ऐसा माना जा रहा है। बात वो नहीं है, समाजवादी विचारधारा फैले। मान लीजिए आज हम नेशनल इक्वल पार्टी के साथ बैठे, समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है। ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, सेकुलर फैब्रिक कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग, सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग अब चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या नौकरी रोजगार मिल गया। मैं जानता हूं यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है। यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है घर घर वाला, लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। अगर घर घर रोजगार, घर घर बेरोजगार बैठा है और कब मिलेगा रोजगार, क्या ये नारा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी परिणाम आया है, इसके बाद जो आने वाले चुनाव में नारा लगने जा रहा है वो यही नारा होगा कि घर घर बेरोजगार मांग रहा है रोजगार। मैं जानता हूं इसके बाद, क्योंकि कोई भी जवाब मैं जो दूंगा भारतीय जनता पार्टी उसका क्या कहेगी। हम समाजवादी लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज भी जो लैपटॉप जिन परिवारों में होंगे वो चल रहे होंगे, आज भी खराब नहीं हुए होंगे। और आपके पड़ोसी में भी या अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं परिचित होगा जिसको लैपटॉप मिला होगा। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई, आप फोन करते थे 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर डायल 100 दिया, फोन करने पर पुलिस आपके पास पहुंचती है। और आजकल तो देखा होगा आपने टेक्नोलॉजी में, स्विगी है, तमाम है, फोन करो खाना आ गया, फोन करो सामान आ गया। ये बात नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है? क्यों उनकी बात करते हो? ये जीत के बाद, कुछ नहीं है। जीत के बाद 2024 को किस तरह से देख रहे हैं? 2024 को 2024 को किस तरह से देख रहे हैं आप? 24 ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है, और घर घर बैठा बेरोजगार, यही रास्ता निकालेगा लोकतंत्र। जातियों में बांटने की कोशिश हुई, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस चुनाव में मैं बहुत सीधा ये कहना चाहता हूं कि जिस समय मंडल कमीशन का गठन हुआ है और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग जातीय जनगणना मांग करके या जातियों की बात करके या पीडीए की बात करके जातियों में नहीं बांट रहे हैं। जिस समय ये बात हुई कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू हो, तो जो लोग गरीबी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, जो लोग गरीबी नहीं समझ रहे हैं
उन्हें मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और जिस समय वो प्रस्तावना पढ़ लेंगे उसके बाद जाति में बांटने की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रस्तावना में मंडल कमीशन ने तमाम पहलुओं को देख करके ये माना कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान से जाति की वजह से आरक्षण दिया है और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को अगर जाति के हिसाब से आरक्षण दिया है, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जातियों में बांट रहे हैं, और हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे कि आप भी मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़िए, उन्होंने जात के आधार पर गरीब माना है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने संविधान और मंडल कमीशन की बातें नहीं पढ़ी हैं, वो पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, और अल्पसंख्यक विरोधी हैं, और आदिवासी विरोधी लोग। क्या है? आपकी पहली प्रतिक्रिया? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जो कुछ भी कहूंगा उसके बाद का सवाल भी मैं जानता हूं आपसे। मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था, आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं, और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं, और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। मध्य प्रदेश की प्रधानमंत्री का 2024 हैट्रिक होने जा रही है। अरे भाई, अरे याद कीजिए आप, पार्टी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये जो लोग कह रहे हैं, हम भी तो यही उम्मीद लगा के बैठे थे 17 में कि सरकार बनेगी, 22 में भी यही उम्मीद लगा के बैठे थे। तो उम्मीद करना और सोचना कोई गलत नहीं है, इंसान का पॉजिटिव हो रहना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन ये आप बताइए कि हर मीटर, अगर 1 मीटर नाला साफ हुआ होगा बनारस में, तो कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे? क्या इसका हिसाब किताब कोई देगा? आपने कहा कि नमामि गंगे के नाम पर गंगा साफ होगी। क्या आज BOD, COD, डिजोल्व ऑक्सीजन गंगा की उतनी साफ सुथरी है? क्या हमारे नाविक जो उम्मीद लगाए थे कि उनकी नाव चलेगी गंगा में, अरे बड़े बड़े 3 स्टार 5 स्टार आ गए, जिसमें बार है। 5 स्टार अगर आप कह रहे हैं क्रूज, तो बिना बार के 5 स्टार नहीं हो सकता। शायद आप मुझसे बेहतर समझते होंगे ये बात। तो ये सवाल जो बुनियादी हैं कि हर मीटर पे करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा नाला सफाई में, वरना का काम जितना समाजवादियों ने किया था वैसा का वैसा है। और मैं आज भी कहता हूं दावे के साथ आपके सामने कि नदियां साफ करने का जो रास्ता समाजवादियों ने अपनाया था कि नाला एक भी गंदा नदी में ना जाए, और जो नदी में पानी जाए वो ट्रीट होकर के जाए, वही अंतर्गतवा सरकारों को अपनाना पड़ेगा। 3-4 साल पहले भी मैंने यही बात कही थी, और फिर मैं कहता हूँ, क्या माँ गंगा की साफ सफाई हो गई? आप मुझे बताइए कि नाले रुक गए? अगर नालों पर 1 मीटर में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, उसके बावजूद भी नाले नहीं रुक रहे और गंगा वैसी की वैसी है, तो क्या जनता उन्हें वोट देगी? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? क्या घर घर नौजवान बेरोजगार नहीं बैठा? और फिर नई ट्रैफिक भरती हुई, जो सांड सड़कों पर, जानवर सड़कों पर, बीजेपी कहती नंदी है, तो हम भी स्वीकार करते हैं नंदी है। तो नंदी भगवान के लिए या नंदी के लिए क्या आप 5,000 करोड़ का बजट नहीं रख सकते? मैंने सप्लीमेंट्री बजट में कहा
क्या सरकार को कम से कम 5,000 करोड़ बजट रखना चाहिए? सरकार क्यों पीछे भाग रही है? क्या बिजली महंगी नहीं मिल रही है आपको? क्या अरे भाई, ये क्या परिवारवाद? अरे यहाँ जितने खड़े हो, क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? अरे बताइए ना, जो सवाल कर रहे हो, शादी नहीं हुई आपकी? अरे बस ठीक बात है, ये भी परिवारवाद है। एक मिनट जाओ भाई। देखो, मैं तो ये कहूंगा, परिवार वालों को सवाल परिवार वालों से नहीं पूछने चाहिए। आपने जाति जनगणना को ये जितने परिवार वाले हमारे साथी हैं, वो परिवार वाला सवाल नहीं पूछ सकते। और राजनीति में देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, व्यापारी का बेटा व्यापारी। तो अगर नेता कोई मशीन से नहीं जीत रहा है, वो जाकर के वोट मांगता है, तो लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। हाँ, अगर हम गलत हैं तो जनता हमें नकार देगी, और हम जनता के लिए से लड़ने जाते हैं। अपना परिवार क्यों छिपाते हो? बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उनके मामा मठ के ना होते और गोरखपुर से सांसद ना होते, तो क्या मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते? उनको अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और मैं तो ये कहूंगा, हम तो उनके बाद लोकसभा में आए। अरे पहले तो आपने परिवारवाद किया। सीट शेयरिंग अगर आपने नहीं किया होता परिवारवाद, तो हम भी नहीं लड़े होते। 3 राज्यों में सीट शेयरिंग बढ़ गई आपकी, भले आप सीट शेयरिंग नहीं, हमारा लक्ष्य पहले भी वही था और आज भी वही है। और हमारे गठबंधन आपने देखे हैं, कभी हम किसी का गला दबा के गठबंधन नहीं करते, किसी को दबा के गठबंधन नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कि सिद्धांत जो है उसके आधार पर, और अगर हम जीतने वाले हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रत्याशी अच्छा है जो जीत सकता है, तो हम आप पे विचार करेंगे। हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं है, और शर्त के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। इस चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई, और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों पे विचार किया जाएगा। लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है, और हर हार में कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। और सबका जवाब दिया, मुझे उम्मीद है सब कुछ चलाओगे। कचौड़ी की दुकान पे आपसे भेंट हुई थी। याद है, मुझे याद है। अब आप मैंने मेरे भाईजान कहाँ देख रहे हैं? अरे अभी इंडिया हारी थी, इंडिया फिर हार गई, फिर जीत जाएगी इंडिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आपने एक मिनट, आप नहीं चाहते इंडिया जीते? बताओ ना, आप बोलो ना, आप नहीं चाहते इंडिया जीते? गठबंधन की राजनीति नहीं, गठबंधन नहीं, मैं आपसे सवाल के वजह से ना पूछ रहा हूँ कि आप नहीं चाहते इंडिया जीते। ये भी मन से चाहते इंडिया जीते, तो हम भी चाहते इंडिया जीते। लेकिन जैसा इन्होंने अभी पूछा, वही मैंने जवाब दिया कि अगर हमारे पास प्रत्याशी अच्छा है तो हम लड़ेंगे, आप पे प्रत्याशी है तो आप लड़ें। हमारे रास्ते और दरवाजे सबके लिए खुले हैं, विधानसभा सत्र में और इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आपके पूर्व सहयोगी प्रकाश राजभर का इंतजार लंबा होता जा रहा है। तुम यार, पत्रकार साथियों, मैं आपका चैनल देखता हूँ, जब एड आता है तो वो सब न्यूज खत्म हो जाती है। तो एड वाले बातों की बात मत करो, एड वाले लोगों फिल्म द गैप पे बात मत करो। हिंदुत्व का चेहरा अपनाया था। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है, हार्ड हिंदुत्व? देखिए, मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। हम सॉफ्ट हम हार्ड, ये क्या बात है? हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, उसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? देखिए, मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। देखिए, बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। हमें अगर पेड़ भी दिखाई दे जाता है तो मैं पेड़ के पैर छू लेता हूँ। क्या ये सनातन धर्म में नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन स्वामी के साथ नहीं। मानते हैं ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? हमसे ज्यादा अगर पेड़ लगाए हो किसी ने तो बता दो।
तो हम तो वो लोग हैं। इसलिए सवाल क्या है, सवाल ये है क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए नाला सफाई में? क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी 46 में 56 वाले, हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 क्या सदन में स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो गोरखपुर लिंक है वो केवल 3000 करोड़ रुपए की बनी है। मैं आपसे कहता हूं गूगल करिए, यूपीडा की वेबसाइट देखिए, क्या 6000 करोड़ की सड़क नहीं बन रही? 90 किलोमीटर सड़क, आप सोचिए 6000 करोड़ की बनेगी। तो ये सवाल क्या उठाना नहीं है? तो सवाल तो उठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपके बनारस और माँ गंगा को साफ करने के लिए 1 मीटर में करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? मैं आपसे कहूंगा बेरा सुनने आए हैं, हम भी सुने, आप भी सुने, आगे मत बढ़ाओ। नहीं, रास्ता बहुत टफ हो गया नहीं, वो क्या टफ है? अरे टफ ही नहीं है, घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? नहीं अभी करेंगे के लिए वो जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। लेकिन यूपी में और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। मायावती ने और आय दोगुनी हो गई आपकी, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अरे भाई अखिलेश वल्लभी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी सिंबल पर। देखिए, आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया करें। ये अखबार वाले, टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। अखिलेश मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा कर ट्विटर नहीं है, बदल गया नाम। हाँ, बदल गया नाम। उस पे एक रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो एक शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात नहीं, अब इसमें हम जवाब नहीं देंगे। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये देखिए, और मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी। तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी, उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की है और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति जनगणना होगी, होके रहेगी, समय जरूर है लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पे आबादी ये चाहती है कि जाति जनगणना हो। भाजपा की जीत बदल जाएंगे, क्यों उनकी बात करते हो? ये जीत के बाद, कुछ नहीं है वो। जीत के बाद 2024 को किस तरह से देख रहे हैं? 2024 को 2024 को किस तरह से देख रहे हैं आप? 24 ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है, और घर घर बैठा बेरोजगार। यही रास्ता निकालेगा लोकतंत्र में। जातियों में बांटने की कोशिश हुई, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस चुनाव में मैं बहुत सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय मंडल कमीशन का गठन हुआ है और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग जाति जनगणना मांग करके या जातियों की बात करके या पीडीए की बात करके जातियों में नहीं बांट रहे हैं। जिस समय ये बात हुई कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू हो, तो जो लोग गरीबी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, जो लोग गरीबी नहीं समझ रहे हैं उन्हें मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और जिस समय वो प्रस्तावना पढ़ लेंगे उसके बाद जाति में बांटने की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रस्तावना में मंडल कमीशन ने तमाम पहलुओं को देख करके ये माना कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान से
जाति की वजह से आरक्षण दिया है और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को अगर जाति के हिसाब से आरक्षण दिया है, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जातियों में बांट रहे हैं, और हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे कि आप भी मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़िए, उन्होंने जात के आधार पर गरीब माना है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने संविधान और मंडल कमीशन की बातें नहीं पढ़ी हैं, वो पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं और अल्पसंख्यक विरोधी हैं और आदिवासी विरोधी लोग हैं। जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जो यहाँ पर हमारे पास हैं और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, दूर सड़क या जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है समाजवादी साथी, मैं सबसे पहले नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक नया दल, नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उस राजनीति को मैं मुकाबला करने के लिए, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिसके तहत आम लोगों को हक और सम्मान मिला, अधिकार मिले, उनको बचाने के लिए नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चल कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए, और जैसा कि नाम में ही है नेशनल इक्वल पार्टी, तो अगर जो सबको बराबरी की बात करे, सबको साथ लाने का काम करे, सबके बीच में भेदभाव ख़त्म करने की बात कहे, वो वही असली सबका साथ है। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हों। अगर असमानताएं रहेंगी तो बराबरी कैसी? सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब सब में बराबरी हो, और बराबरी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और तमाम समय समय पर महापुरुष, राजनेता, साधु संत लगातार इसी प्रयास में रहे। जहां राजनीति की धारा में समाजवादियों का और समाजवाद यही है कि प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्न हो लोग और बराबरी हो। उस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। एक मिनट, अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। हम सॉफ्ट हम हार्ड, ये क्या बात है? हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, उसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? मैंने अब बात आगे मत बढ़ाओ। रास्ता बहुत टफ हो गया। नहीं, वह क्या टफ है? अरे टफ ही नहीं है। घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? वो जो गठबंधन है, वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। 2024 को सर कैसे लगता है? 2024 का और आय दोगुनी हो गई आपकी।
बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अरे भाई वल्लभी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी से। देखिए, आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया करें। ये अखबार वाले, टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा अब ट्विटर नहीं है, बदल गया नाम। हाँ, बदल गया नाम। उस पर एक रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो एक शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात नहीं, अब इसमें हम जवाब नहीं देंगे। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये देखिए, और मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी। जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी, तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की है, और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलेगा। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति जनगणना होगी, होके रहेगी। समय ज़रूर है, लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पे आबादी ये चाहती है कि जाति जनगणना हो। भाजपा की जीत आपकी पहली प्रतिक्रिया? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जो कुछ भी कहूंगा उसके बाद का सवाल भी मैं जानता हूं आपसे। मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था। आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं, और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं, और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। मध्य प्रदेश की बात कही जा रही